नमस्कार, मैं विजय नारायण गर्ग फिर से हूँ आपकी फिजिक्स एग्री क्लास लेकर के। और आज आपके इस प्रथम अध्याय का संभवतः आखिरी टॉपिक होगा और इसके बाद समाप्त हो जाएगा। आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। उसके अनुप्रयोग हमने पढ़े थे। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है किसी एक समान आवेशित अनंत समांतर कोई प्लेट है। सपोज हमारे पास ये एक समांतर प्लेट है। इस प्लेट के कारण ये एक समान रूप से आवेशित है, ये प्लस क्यू का चार्ज कह सकते हैं इस पर। और इस कारण किसी बिंदु पर यहाँ पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे? गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए। मान लीजिए हमारा कोई बिंदु है P। अब जरा समझिए, जो वो टॉपिक था पहले इसके, उसमें क्या था, एक समांतर लंबी रेखा थी अनंत लंबाई की। अब ये क्या है? यह एक समांतर प्लेट है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है एक समान आवेशित, लिख दे रहा हूँ, एक समान आवेशित समतल प्लेट के कारण क्या? तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें यह समझना है कैसे काम होगा। तो इस तीव्रता में इस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है। इस बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है? सपोज ये कोई बिंदु है और इस प्लेट है। अब चूंकि जब प्लेट है, सपोज ऐसे ये एक प्लेट है और इसके समकक्ष यहाँ कोई बिंदु है, जब इस पर हम गॉस की प्रमेय लगानी है तो गॉस की प्रमेय के लिए जरूरी है सबसे पहले कब लागू होगी? जब एक बंद पृष्ठ होगा। और बंद पृष्ठ का मतलब गॉसियन प्रमेय लागू होनी चाहिए। तो हम ये सपोज इसके आसपास कुछ छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल है, ऐसे वो इधर भी ले सकते हैं ऐसे, और एक ऐसे एक अल्पांश रूप में ये किसका निर्माण कर रहा है? आप समझ पा रहे होंगे, ये निर्माण कर रहा है बेलन का। अब इसकी दूरी यहाँ से मान लीजिए r है एक तरफ की, या और इसका जो क्षेत्रफल है वो dA है, क्योंकि छोटा क्षेत्र है। अगर ये बड़े रूप में होगा तो पूरा A हो जाएगा, या पहले से भी कन्फर्म है। अब ये हमारा एक बंद पृष्ठ हुआ जिस पर गॉस की प्रमेय लागू करनी है। गॉस की प्रमेय लागू करने से पहले आपको पता होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या था? Q/A। इसको या Q स्थूल को सिग्मा A, ये पहले से आपको पता है। अब हमको इस्तेमाल करना है संपूर्ण प्लस के लिए। तो फ्लक्स के लिए सबसे शुरुआत में आपको पता है क्या फार्मूला होता है? फाई E इज इक्वल टू क्या था? E इंटू dA, यानी क्षेत्रफल। अब इस पर फ्लक्स, ये समझने वाली बात है। ये इस प्रकार से रखा है, एक क्षैतिज में होगा। इसलिए चूंकि बेलन के रूप में ऐसे रिंग बनी होगी, तो इसमें इस इधर भी एक दिशा है, ऊपर भी एक दिशा है। तो ये दिशा और ये दिशा, क्योंकि ये प्लस का आवेश है, इसकी तीव्रता की दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी। जब इधर की ओर होगी तो इस पृष्ठ में जो ऐसे गोलन बेलन के रूप में बन रहा है, तो बेलन के रूप में इधर भी लंबवत होगा, ये जेड अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश भी लंबवत होगा। बचेगा क्या? सिर्फ एक्स अक्ष ले सकते हैं अगर हम एक्स अनुदिश रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ? ये जो क्षेत्रफल होगा सिर्फ इस पे लागू होगा, बाकी ये इस पे और इस पे 0 हो जाएगा। मैं बार बार उस टॉपिक को जिक्र नहीं करूँगा, पहले बता चुका हूँ। इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल, क्योंकि ये प्लस का है, इधर तीव्रता ऐसे निकलेगी, यूँ दिशा होगी, इसकी दिशा ऐसे होगी, दोनों की दिशाएं अपोजिट होंगी, लेकिन क्षेत्रफल तो दोनों के जुड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा कुल क्षेत्रफल? तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू E इंटू 2A कह सकती है। अब संपूर्ण को हमने A रूप में ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हमारा क्या है? गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय से उपयोग करते हुए लगाना है। तो अब क्या हो? गॉस की प्रमेय से आप लिख सकते हो गॉस की
प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या होती है? कुल फ्लक्स, कुल आवेश का यानी Q का कितना एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब इस पर और इस पर इसको समीकरण 2 कर लीजिए, उनों की तुलना करा दीजिए समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा? E इंटू 2A इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। अभी आपने पढ़ा था Q इक्वल टू फाई इंटू ए, इसको ऐसे भी कर सकते हो, फाई नहीं सॉरी सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0। अब ये A और ये A कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0। अगर इसको हम, ये क्या निकल आए? ये निकल आए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब? जब कोई समतल एक समान रूप से आवेशित कोई धातु के प्लेट हो तो उस प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो किस बात पर निर्भर करती है ये आप समझ सकते होंगे। वो ना दूरी पर निर्भर करती है और ना ही किसी प्रकार के आवेश पर निर्भर करती है। वो सिर्फ निर्भर करती है आवेश घनत्व यानी Q बाई A के आधार पर कि उस दूरी पे जो क्षेत्र है कहाँ पे निकालना है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो इस प्रकार आप आराम से डेरिवेशन इसका कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण तीव्रता। तो समझिए, एक समान, प्रश्न से ही सब क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। एक समान आवेशित यानी कोई चीज़ है, और क्या चीज़ है? वो है पतला गोला। पतला गोला नहीं, गोलीय कोश। अब गोली और गोलीय कोश के अंतर समझ लीजिए। गोलीय कोश हो गया खोखली गेंद के कारण तीव्रता। अब हमको वही गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए एक समान रूप से आवेशित कोई एक गोला है, गोला नहीं सॉरी गोलीय कोश, ऐसे क्या है ये? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। एक समान रूप से आवेशित है, धातु का होगा गोलीय कोश होगा, तो इस तरह से आवेशित एक समान रूप से है, जिसका आवेश घनत्व वही पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। अब गोला है, गोला का क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता होगा। गोले का क्षेत्रफल होता है Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। Q के लिए इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये करना है कि इस पर, इस तीव्रता के इस गोलीय कोश के कारण बाहर मान लीजिए कोई बिंदु है P, जिसकी यहाँ से दूरी कितनी है? स्मॉल r है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु दूरी P पर। अब यह स्मॉल r दूरी पर है। आपको पता है गॉस प्रमेय तभी लागू होगी जब एक गॉसियन पृष्ठ होगा, अर्थात एक बंद पृष्ठ होगा। तो हम इस पर एक बंद पृष्ठ बनाने के लिए इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोला अपने तरफ से खींच सकते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो अब इस पर इस बिंदु से यहाँ पर जो होने वाला क्षेत्र है, तीव्रता है या फ्लक्स है, वो कैसे निकलेगा आपको पता है। फाई E पहले शुरुआत में इक्वल टू E इंटू ए मतलब E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इस वाले कारण यहाँ से। तो क्या हो गया? फाई E इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये अगर गॉसियन पृष्ठ है हमारा पूरा, तो इस गॉसियन पृष्ठ के कारण अब गॉस प्रमेय से, अब यहाँ लगाई गॉस की प्रमेय से, फाई ई इक्वल टू, गॉस प्रमेय क्या कहती है? संपूर्ण आवेश। अब इस गोले के जो गॉस पृष्ठ है
उसके अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा, वही जो इस गोले पर था, तो वो आवेश होगा Q अब बटे A। अब ये A का मतलब ये बड़ा वाला R, Q का मतलब क्या है यहाँ से देख सकते हो, Q का मतलब हो गया एप्सिलॉन 4 पाई R स्क्वायर बाई 4 पाई और R स्क्वायर, क्योंकि अब ये गोली कोश में छोटा गोली कोश के रूप में है तो स्मॉल r का इस्तेमाल करेंगे। ये 4 पाई यहीं से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आसान करने के लिए बच गया सिग्मा R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब हमको निकालना है तीव्रता, किस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। अभी देखना एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं, हमारे पास टॉपिक सिर्फ इकट्ठा मिला कि एक समान रूप आवेशित गोली कोश के कारण तीव्रता। अब चूंकि गोली कोश है, खोखली गेंद है, तो खोखली गेंद में 2 कंडीशन होंगी कि जहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु गेंद के अंदर है या गेंद के बाहर है। हमने उसमें पहली स्थिति लिखी, यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम। पहली स्थिति क्या हुई, जब बिंदु कहाँ है, कोश के बाहर है, कोश के बाहर हो, तो बाहर होने की स्थिति में हम हल कर रहे हैं, समझना। तो अब गोली कोश ये है, अब इसके लिए इक्वेशन ये बन गया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करा दीजिए, क्योंकि दोनों समीकरण फाई ई के लिए ही, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू ई डॉट 4 पाई R स्क्वायर बराबर सिग्मा R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा E इक्वल टू सिग्मा बटे 4 पाई, इधर पहुँचेगा तो R स्क्वायर, अर्थात ये 4 पाई R स्क्वायर क्या था, ये उस गोले की तीव्रता क्षेत्रफल है जो हमने गॉसियन प्रश्न के रूप में लिया है, जिसका हमें मान निकालना है। तो आप इसको सीधा सीधा उस बिंदु के रूप में भी लिख सकते हो चाहो तो, ऐसे करके E इक्वल टू सिग्मा बाई A। कब E है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम वही होगा, सेम चीज़। अब यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस बिंदु की दूरी यानी गोली कोश से उस बिंदु की दूरी पर जो क्षेत्रफल बन रहा है गॉसियन पृष्ठ, उस क्षेत्रफल और इनके अनुपात के बराबर होता है, समझ सकते हो आप। ये फार्मूला कब आया, जब कोई बिंदु गोली कोश के बाहर स्थित हो। अब दूसरी बात करते हैं, जब बिंदु गोली कोश के अंदर हो। तो अगला टॉपिक आता है कि जब कोई बिंदु, यानी दूसरी स्थिति आती है, टॉपिक सेम है, जब बिंदु कहाँ हो, गोली कोश के अंदर हो, गोली कोश के अंदर हो। अब हमारा ये हमने गोली कोश पहले से मान रखा है, हालांकि ये गोल अभी नहीं आया है, लेकिन आप देख लीजिए गोली कोश आप इमेजिन कर सकते हो, छोटे बच्चे नहीं। अब यहाँ की दूरी इस बिंदु से इसकी दूरी वही कैपिटल R है, ये एक समान रूप से आवेशित है, इसका मतलब है Q आवेश है, और Q इक्वल टू अपने पहले भी निकाल चुके थे, सिग्मा बाई A अर्थात सिग्मा बाई 4 पाई R स्क्वायर। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप आगे समझ जाओगे, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, सॉरी Q, ये सिग्मा है, तो Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। अब हमको एक ऐसा बिंदु है जो इसके अंदर है, सपोज बिंदु P है, और यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है, कब, जब गोली कोश एक समान रूप से आवेशित हो। अब हमको समझना है बहुत ही आसान तरीके से, ये बिंदु है, तो अब इस बिंदु पर वही कॉन्सेप्ट ज्ञात करने के लिए हमको गोली कोश चाहिए। हमने फिर एक गोली कोश बनाया, इसकी दूरी स्मॉल r है, और इस पर हम पूरा टॉपिक लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है,
मैं सिर्फ आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ बिल्कुल सरल तरीके से। अब गोलीय कोष है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, लेकिन इस बिंदु ये है, अगर वही पहले से तुलना करो तो सेम चीज़ आएगी। फाई इज इक्वल टू E/4πr², ये समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा समीकरण जो बनेगा वो कैसे बनेगा, फाई इज इक्वल टू Q, यानी Q का मतलब ये सिग्मा 4πr² बाई, अब ये 4πr², क्या होगा 4πr²। तो इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब समझना है, ये गोलीय कोष है, ये बिंदु इसके अंदर है। जब अंदर है तो यहाँ पर आवेश कहाँ से आएगा, समझना। क्योंकि ये उसके पहले स्थिति में ये बिंदु बाहर था, इसके अंदर हम आवेश इस गोले के कारण मान सकते थे, लेकिन ये गोला है और इसके कारण जो आवेश ये बाहर है, क्योंकि धातु की सतह है, धातु का गोला है, ये जो गोलीय कोष है वो धातु का है और उसके आवेश हमेशा धातु के सतह पर होते हैं, अंदर आवेश होगा ही नहीं। जब अंदर आवेश नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जब आवेश नहीं है, ये जो पोर्शन ये नहीं होगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आवेश शून्य रहेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब ये 0 मतलब ये 0। अगर आप लिखना ही चाहते हो, लगाना ही चाहते हो तो समझिए, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अब ये हमें समझना है बहुत ही आसान तरीके से, कि अगर कोई गोलीय कोष है और उस गोलीय कोष में क्या हो, अंदर बीर की तीव्रता निकालनी हो, तो स्थिति तीव्रता कितनी प्राप्त होगी, 0। और इसका ये तो डेरिवेशन था, ये समझने के लिए था। इसका अनुप्रयोग सबसे पहले फैराडे ने किया था। उसने क्या किया, एक बड़ा सा गोला बना लिया, गेंद सा, और उस गोले के अंदर क्या कर दिया, उसने करंट लगा दिया गोले में और खुद अंदर घुस गया। अंदर अर्थिंग नहीं थी, उसने गोले को टच नहीं किया, वो सिर्फ गोले के बीच में बैठ गया। सपोज आपके इस कमरे पे मैं चारों तरफ से लोहे लगवा दूं और कमरे में मेज में रख दूं बीचों बीच, और वहाँ मैं चढ़ के बैठ जाऊं और उसमें कितना भी हाई वोल्टेज करंट दे दो तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गोले के अंदर क्या होगी, तीव्रता 0 होगी। तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की माप है, आप जान चुके हो, वो 0 होगी, तो करंट लगने का सवाल ही नहीं होता। इसी प्रकार जब कभी आप ट्रेन में या कहीं चीज़ में यात्रा करते हो, बस में यात्रा करते हो, उस पर करंट लग जाता है। अगर आप अपनी सीट से नहीं उतरते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। करंट कब लगता है, जब आप अपनी सीट छोड़ के नीचे पैर रख देते हो, तब करंट लगता है, क्योंकि उसको अर्थिंग मिल जाती है, उसको पावर सप्लाई सर्किट पूरा हो जाता है। ये हम आगे धीरे धीरे करके जानते रहेंगे। हमको अभी ये समझना है कि अगर कोई लोहे का गोला है और उस गोले के बीच में हम स्थित हैं, तो बाहर कितना भी करंट हो हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम लोहे को टच नहीं किए, तो टच किए हैं तो जाहिर सी बात है, फिर तो जाना ही जाना है। तो इस प्रकार से आपके कक्षा 12 के अध्याय 1 का जो पूरा चैप्टर था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे मैंने क्लियर कर चुका हूँ। अब बात ये आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं। अगर आपने मेरी थ्योरी को ढंग से पढ़ा है, ढंग से समझा है, तो मैं इसके बाद का दावा करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई होती है, आप नीचे क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसको अगली क्लास में उसका थ्योरी में आंसर दे दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। मैं विजयनगर, धन्यवाद।